तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अपने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने कार्बोहाइड्रेट्स को और अपने लिपिड्स को, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, चाहे हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, चाहे हमारे डीएनए के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, चाहे हमारे जितने भी टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, वो सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोग को आज की वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखनी है और जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। बाकी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए से रिलेटेड आप लोग के जितने भी डाउट हैं वो आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक नेचुरली अकरिंग प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग बायोमोलिक्यूल विच फॉर्म्स द जेनेटिक मटेरियल। देखो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना, ये हमारा इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हो। देखो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि देखो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब एक इंसान के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है कि उसका कलर कैसा है, ठीक है, और उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा न्यूक्लिक एसिड ही कैरी करता है, जो कि हमारा क्या करता है, विच फॉर्म्स द जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए। डीएनए का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज हम लोग उसको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग जो है सब्र रखो, ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, तो मैंने आप लोगों से बोला था जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी कि यहाँ पे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे बायो माइक्रो, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और दूसरा हमारा क्या होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो अभी तक हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, चाहे हमारा लिपिड्स हो गया, चाहे भी हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यानी ये सारे थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हम लोग फिलहाल तो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा यहाँ पे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे जितने भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे किसी ना किसी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होता है, ये जब कंबाइन करते हैं तभी हमारा इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना, ये हमारा जिस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसका नाम होता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि न्यूक्लियोटाइड हमारा वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है जो मिल के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बनाता है। यानी सिंपली समझो, अगर मान लो न्यूक्लिक एसिड को, जैसे मान लो हम एक अगर सर्कल, सॉरी, इसको अगर हम लोग एक सर्कल से डिनोट करें, ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सर्कल जब आप लोग यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है, बहुत सारे, तब जाके हमारा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे देखो जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे मोनोमर्स बोल देते हैं, ठीक है, मोनोमर्स। यानी देखो मोनो का मतलब क्या होता है, यानी ये सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। और जब यही मोनोमर्स हमारे कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। देखो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे मोनोमर्स, देखो पॉली का मतलब बहुत, मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत सारे मोनोमर्स से ही मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है इसका मोनोमर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, या फिर इसी को आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हो। अब अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे, देखो पॉली जहाँ पे लग जाए वहाँ पे आप लोग समझ जाओ कि बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन करते हैं तब हमारे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका नाम क्या है। देखो इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। अच्छा इसका नाम न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे पड़ा क्यों है, देखो सिंस इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस के अंदर भी किसमें, न्यूक्लियाई में, ठीक है, एंड एसिडिक इन नेचर, हेंस इट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब आप लोग को अगर पता हो तो सेल हमारा क्या होता है, देखो न्यूक्लियस हमारा सेल के सेंटर में होता है, ठीक है, और देखो न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई।
ठीक है। अब अगर आप लोगों ने सेल वाला टॉपिक देखा होगा तो पता होगा ये सब चीज़ें। तो जो हमारा न्यूक्लियाई है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये एसिडिक नेचर का होता है इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इसको एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और एसिडिक नेचर का होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है और आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुन रखा होगा। पहला होता है हमारे यहाँ पे डीएनए और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे आरएनए। तो अभी तक आप लोगों ने डीएनए आरएनए का नाम बहुत सुन रखा होगा। आज हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे इसका नाम भी ऐसा क्यों होता है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड्स को, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा इसी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ से आप लोग को वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। देखो इस चीज़ को कई लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं, बट इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में समझोगे ना तो आगे आप लोग की जो बायोकेमिस्ट्री आने वाली है, ठीक है, उसमें आप लोग को बहुत डिटेल में यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें ना काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर हमें यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे पेंटोस शुगर, ठीक है, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड होता है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन तीनों को जो है डिटेल में एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पेंटोस शुगर की, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो इसका नाम यहाँ पे पेंटोस क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें 5 कार्बन देखने को मिलती है। अब अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन को हम लोग देखते हैं। पेंटोस शुगर इज नथिंग बट अ मोनोसेक्राइड विथ 5 कार्बन एटम्स। अब अगर आप लोग को याद हो तो जब हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को देखा था तो उसके अंदर जो हमारा मोनोसेक्राइड था, ठीक है, वो यहाँ पे 5 टाइप का था। यानी जो हमारी मोनोसेक्राइड शुगर थी वो हमारी 5 टाइप की थी। पहला था हमारा ट्राइओस, ठीक है, फिर दूसरा था टेट्राओस, थर्ड था पेंटोस। तो यहाँ पे पेंटोस हमारा क्या था, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम होती है। यानी कि पेंटोस शुगर हमारी सिंपली क्या है, एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर हमें 5 कार्बन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारी कितनी दो टाइप की होती है, पहली होती है राइबोस और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है राइबोस शुगर, इसीलिए उसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसीलिए उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे देखो इन दोनों शुगर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो पहले तो आप लोग दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। अब आप लोग अगर देखो, हम तो बता रहे हैं, पहले आप लोग खुद ही देखो और एनालाइज करो इसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये भी सेम है, ठीक है, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे, मतलब काफ़ी सब कुछ तो सेम ही है। डिफरेंस कहाँ पे, देखो डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस वाली जो हमारी राइबोस शुगर है इसके अंदर हमारा OH है, ठीक है, जबकि जो हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर है यहाँ पे हमारा ओनली हाइड्रोजन है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डीऑक्सी राइबोस। देखो अगर नाम को आप लोग देखो, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, डीऑक्सी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोस। यानी कि जो हमारी राइबोस शुगर है इसमें से जब हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फॉस्फोरिक एसिड की, तो ये भी हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट होता है, ठीक है। देखो न्यूक्लियोटाइड में हमारे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा पेंटोस शुगर, हम लोगों ने देख लिया, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, उसको हम लोग देख रहे हैं, और तीसरा होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, यानी इसके अंदर 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इट कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो हाइड्रोक्सिल मतलब क्या होता है, OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें जो है 3 OH देखने को मिलते हैं एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एक ऑक्सीजन देखने को मिलता है लिंक्ड विद अ फॉस्फोरस एटम, और एक फॉस्फोरस देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फाइनली बात करें अपने नाइट्रोजनस बेस की, तो यहाँ पे देखो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये बेसिक नेचर का होता है इसीलिए इसका नाम बेस है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि इसके अंदर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना,
हमारा जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, वहाँ पे उनको कंबाइन करके हमें जो है दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे प्यूरिन्स और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो हमारा प्यूरिन्स है ना, अब ये भी हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा यहाँ पे एडेनिन और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे गुआनिन। और जो हमारा पिरिमिडीन्स है ये हमारे यहाँ पे तीन टाइप का होता है। पहला होता है हमारा यूरेसिल, दूसरा होता है थाइमिन एंड थर्ड होता है हमारा यहाँ पे साइटोसिन। देखो अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे इग्नोर मत करना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। यानी कि देखो हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो टाइप का है, ठीक है। पहला हो गया प्यूरिन्स और दूसरा हो गया पिरिमिडिन्स। और ये दोनों भी यहाँ पे मतलब कुल मिला के टोटल 5 टाइप के हैं। यानी कि हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है इसके अंदर हमें 5 टाइप के बेस देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे इन सभी को कंबाइन कर ले तो हमारा 5 हो गया ना। देखो वैसे तो ये 2 है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर की क्लास है, लेकिन एक्चुअल में है तो ये सारे नाइट्रोजनस बेस ही। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस हम लोग बोल सकते हैं कि 5 टाइप का होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। अब देखो यहाँ से आप लोग को चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है। जो हमारा प्यूरिन्स है इसके अंदर हमारे दो टाइप हैं, ठीक है। पहला हो गया एडेनिन और दूसरा हो गया हमारा गुआनिन। तो यहाँ पे जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं ना, इसके अंदर आप लोग को डबल रिंग देखने को मिलती है। यानी इसके अंदर आप लोग को 2 रिंग देखने को मिलेगी। जैसे हमारा एडेनिन हो गया तो इसके अंदर भी डबल रिंग है, और जो हमारा गुआनिन हो गया इसके अंदर भी डबल रिंग है, ठीक है। और जो हमारा नाइट्रोजन है वो आप लोग को फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, और 7th और 9th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे ऑड पोजीशन पे आप लोग को नाइट्रोजन देखने को मिलता है एक्सेप्ट पोजीशन 5। यानी 5th पोजीशन को छोड़ के आप लोग को जितने भी ऑड पोजीशन है वहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डबल रिंग होंगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्यूरिन्स। और बात करें हम लोग यहाँ पे पैरामिडिन्स की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें जो है सिंगल रिंग देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे देखो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पिरिमिडिन्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये तीनों जो नाइट्रोजन बेस है ये हमें यहाँ पे सिंगल रिंग में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से हमें जो है 5 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं। तो समझ गए आप लोग? देखो इस चीज़ को समझना जरूरी है। प्यूरिन्स हमारे 2 टाइप के, ये दोनों में आप लोग को डबल रिंग, और जो हमारा पिरिमिडिन्स है वो हमारे 3 टाइप के, और इन तीनों में आप लोग को सिंगल रिंग। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कान खोल के सुनना। देखो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, तो इसमें से आप लोग को जो हमारा एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन और साइटोसिन है, देखो ध्यान से सुनना, ये चारों आप लोग को देखने को मिलेंगे हमारे डीएनए में, ठीक है। और जो हमारा एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और हमारा साइटोसिन है ये हमारा आप लोग को देखने को मिलेगा आरएनए में। देखो इस चीज़ को अभी आप लोग थोड़ा समझ लो, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जो हमारा डीएनए है ना, इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? एडेनिन, ठीक है। देखो अभी मुझे पता है अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अभी बस इतना समझ लो कि कौन कौन सा देखने को मिलेगा। अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट इस चीज़ को अभी आप लोग देखो इसके अंदर क्या क्या। देखो प्यूरिन्स तो दोनों में देखने को मिलेगा। देखो ये जो हमारा आरएनए है और जो डीएनए है इसके अंदर प्यूरिन्स दोनों में ही देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे भी होगा एडेनिन और गुआनिन, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे अंतर कहाँ पे आएगा? देखो जो हमारा डीएनए है तो इसमें आप लोग को जो हमारा पिरिमिडिन्स है इसमें से आप लोग को देखने को मिलेगा थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल आप लोग को डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? थाइमिन, ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन। तो आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होगा? देखो आरएनए में क्या होगा, देखो साइटोसिन तो यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लोग को थाइमिन की जगह देखने को मिलेगा यूरेसिल। थाइमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल। तो यहाँ पे देखो जो हमारा डीएनए और आरएनए है इसमें से जो 2 सबसे मेजर डिफरेंस होते हैं कि पहली तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में होती है राइबोस शुगर। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि डीएनए में हमें देखने को मिलता है थाइमिन नाइट्रोजनस बेस, जबकि आरएनए में हमें देखने को मिलता है यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कभी भी यूरेसिल आप लोग को डीएनए और थाइमिन आप लोग को आरएनए में नहीं देखने को मिलेगा, और ये हमारा एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे अपने दिमाग में रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में, यानी कि जिससे हमारा यहाँ पे पूरा न्यूक्लिक एसिड या फिर आप कह सकते हो कि डीएनए और आरएनए यहाँ पे जिससे मिलकर बना होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला हो गया पेंटोज शुगर, दूसरा हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा हो गया हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे देखो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। जो हमारी पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ हमारा नाइट्रोजनस बेस लग जाता है, और जो हमारा यहाँ पे 5th कार्बन होता है उसके साथ हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा वैसे एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। देखो एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर होता है ऐसा। अब इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे हुआ क्या है। देखो
ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया हमारा यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर। देखो पेंटोस शुगर दो टाइप की, तो हम लोग यहाँ पे अपने डीऑक्सी वाली को ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजेनस बेस, अब नाइट्रोजेनस बेस भी हमारे 5 टाइप के होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एडेनिन को लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम इन तीनों को जोड़ के हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जब हमारा यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे इससे आके जुड़ेगा, देखो फॉस्फोरिक एसिड हमारा इस वाले कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ध्यान से सुनना, ये हमारा इस वाले देखो यहाँ पे इससे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाले से। होगा क्या, देखो जब फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें से हमारा H, ठीक है, और इसमें से हमारा OH, ये दोनों अलग हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे वाटर के फॉर्म में देखो HOH यहाँ पे मिलके क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। और यहाँ पे ये अलग हो जाएगा और ये दोनों आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, CH2 से हमारा देखो CH2 से हमारा OH गायब हो गया, और यहाँ पे इसके पास से H गायब हो गया, ये दोनों निकल के वाटर के फॉर्म में अलग हो गए, और इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ पे अटैच हो गए। और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ से हमारा H, ठीक है, और यहाँ से हमारा OH, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या होंगे, वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों से भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस OH की जगह हमारा नाइट्रोजनस का बेस का हमारा N आ गया, ठीक है, और H यहाँ से गायब हो गया, OH यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से देखो हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमें एक्चुअल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कैसे यहाँ पे क्या जुड़ा है। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कमेंट में कुछ बता सके। देखो इस चीज़ को आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा बेस है, ठीक है। इसको समझ गए तो DNA भी समझ गए, RNA भी समझ गए, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। तो समझ गए ना कि यहाँ पे पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारी शुगर है, देखो शुगर हमारी यहाँ पे पेंटोस जो हमारी डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है और राइबोस भी हो सकती है। अगर डीऑक्सीराइबोस है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, DNA, और अगर राइबोस है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RNA। और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है ये भी हमारा यहाँ पे 5 टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एडेनिन है, ग्वानिन है और थायमिन है और साइटोसिन है तो हमारा DNA होगा, और अगर एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन है तो हमारा RNA होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये हमारे DNA या फिर RNA का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जब बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तब जाके हमारा DNA बनेगा। क्योंकि DNA हमारा क्या है, DNA हमारा एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि इस तरीके की बहुत सारी यूनिट जब कंबाइन करेंगे तब हमारा जाके DNA या फिर RNA का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपने DNA को देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारा पेंटोस शुगर है, जो नाइट्रोजनस बेस है और जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है, हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर इसमें से हम लोग फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें, ठीक है, यानी कि जब हम लोग सिंपली अपने पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिक्स करते हैं या फिर इन दोनों का जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब यहाँ पे इसके साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। देखो वैसे यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी हो सकता है यहाँ से आप लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा देखो एक छोटी सी चीज़ और है, ठीक है, आप ही के फायदे की है। देखो ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, तो यहाँ पे हमारे प्यूरिन के अंदर कौन कौन सा है, एडेनिन है और ग्वानिन है, और हमारा पिरिमिडिन्स के अंदर कौन सा है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थायमिन है। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है, याद इसको कैसे कर सकते हो। देखो एडेनिन और ग्वानिन हमारा क्या हो गया, Ag। अब Ag हमारा क्या होता है, Ag आप लोग यहाँ पे सिल्वर से याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर चलो सिल्वर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, इसको आप लोग सिंपली याद रख सकते हो आलू गोभी, ठीक है, आलू गोभी। और यहाँ पे देखो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन को कैसे याद रख सकते हो, कट, सिंपल, ठीक है, यानी आलू गोभी कट, ठीक है, आलू गोभी को काटो और हमारा नाइट्रोजनस बेस आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारी डीऑक्सीराइबोस, जो हमारी पेंटोस शुगर है, ठीक है, ये हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये हमारा शुगर है। अब कार्बोहाइड्रेट जनरली आप लोगों ने यहाँ पे ओपन फॉर्म में ही देखा होगा, है ना, ग्लूकोज वगैरह को। तो यहाँ पे देखो ये वाला ना, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज का भी हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जो है आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये आप लोग को कभी कभी फॉस्फेट ग्रुप के नाम से देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
एक्चुअल में ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है ये कभी आप लोग को जो है ट्राई या फिर डाई फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिंपली आप लोग समझो कि फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप दोनों ही नाम से देखने को मिल सकता है। ये हमारा क्लोज स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी इसकी जो है याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो इतना आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने डीएनए के बारे में। तो डीएनए का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें जो है डीऑक्सी राइबो शुगर देखने को मिलती है। और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या कौन कौन सा होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। और यहाँ पे अब देखो एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉटसन एंड किक नाम के साइंटिस्ट ने हमारा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया था। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है डबल स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे ये इसका जनरल सा स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आप लोग यहाँ पे इस वाली लाइन को भी समझ लो। और यहाँ पे इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, ये हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझना होगा। अब देखो ये होता है हमारे यहाँ पे डीएनए का एक जनरल सा स्ट्रक्चर। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। देखो वैसे तो ये जनरली इस टाइप का होता है, लेकिन अगर हम लोग इसके यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म को देखें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का होता है। अब अभी आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग हर एक चीज़ को एक एक करके देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, कई लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से बना देते हैं। कई लोग क्या करेंगे कि इसको जो है ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है, एकदम ऐसे। देखो एक्चुअल में ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। देखो ये कैसा होता है इसको थोड़ा समझना। ये हमारा थोड़ा इस टाइप का होता है। देखो इस टाइप का, समझ रहे हो? इस टाइप का, यानी कि अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करें तो देखो ये हमारा कुछ ऐसे बनता है। देखो ये ना पैरेलल लाइंस होती हैं, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो ये हमारा जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। देखो ये पैरेलली, ठीक है, पैरेलली, समझ रहे हो? ये देखो ये मतलब देखो ये आप लोग को लग रहा होगा सेम। देखो ये ऐसा, देखो ये चीज़ क्या हो गया कि ये ऐसा हो गया, जबकि ये चीज़ क्या हो गया, देखो ये ऐसा हो गया, है ना, पैरेलल, समझ रहे हो? पैरेलल फिर काट रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि डीएनए के अंदर आप लोग को जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया। तो ये सारे आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है। देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। अब इसको आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा होता है यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझो कि पेंटोज शुगर को हम लोगों ने नॉर्मली इस तरीके से जो है शो किया, ठीक है। ये हमारी जो पेंटोज शुगर है इसको हम लोगों ने ऐसे शो कर दिया है। और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है इसको हम लोगों ने डायरेक्ट सर्कल में शो कर दिया है। और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है इसको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स में जो भी बेस है उसका नाम यहाँ पे पहला वर्ड लिख दिया, ठीक है। जैसे हमारा एडेनिन है तो ए हो गया, ठीक है, थाइमिन है तो टी हो गया। और यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, देखो ये एक हमारा क्या हो गया, देखो इस तरीके को अगर हम लोग ड्रॉ करें, देखो ये हमारा यही तो है। देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ना। और मैंने आप लोगों से क्या बताया था, ये हमारा देखो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और इस तरीके से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं तब जाके हमारा यहाँ पे डीएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कंबाइन करते चले गए हैं। अब यहाँ पर डीएनए के अंदर स्पेशल बात क्या होती है, ध्यान से समझना। देखो डीएनए में क्या होता है कि एक साइड आप लोग को, देखो एक साइड तो इस तरीके से कंबाइन होंगे, यहाँ पे आप लोग को डबल स्ट्रैंड देखने को मिलती है। देखो इसीलिए आप लोग को इसके सामने भी जो है न्यूक्लियोटाइड की एक एंटी पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, देखो ये हमारा एंटी पैरेलल है, देखो ये सीधा है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें उल्टा है, ठीक है, यानी कि देखो एंटी पैरेलल है, ठीक है। देखो पैरेलल क्या होता है, जब दोनों लाइन सेम लाइन में चल रही होती है तो हमारा एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। और जब एक हमारी सीधे चल रही हो, एक हमारी उल्टी चल रही हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे देखो एक हमारा डीएनए स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ है। देखो ये यहाँ पे इससे अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी मान के चलो अगर ये वाली लाइन है, ठीक है, देखो ये डबल स्टैंड ना, एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड, देखो ये होता है डबल स्टैंड। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ से तो बना हुआ है। देखो एक स्टैंड ये हो गया और दूसरा स्टैंड है हुआ, यानी कि अगर इसको मानो तो एक लाइन हमारी मान लो ये वाली हो गई और इस वाली लाइन को मानो तो ये वाली हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये हो, यहाँ पे जो हमारे बेस है ना, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान से देखना,
जो हमारा एडेनिन है वो हमेशा यहाँ पे थायमिन से कनेक्ट होगा, और जो हमारा यहाँ पे ग्वानिन है वो हमेशा यहाँ पे साइटोसिन से कनेक्ट होगा। और इसमें भी यहाँ पे एक स्पेशल बात है कि जो हमारा एडेनिन और थायमिन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ये बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में आप लोग को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है, इन दोनों के बीच में आप लोग को ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो कि हाइड्रोजन ही होता है, यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझो। यहाँ पे जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा एडेनिन है, ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे थायमिन से जुड़ा होगा, ठीक है। और जो हमारा ग्वानिन है वो हमेशा यहाँ पे साइटोसिन से जुड़ा होगा। और जो एडेनिन और ग्वानिन है इसके बीच में होगा हमारा यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है इसके बीच में हमारा यहाँ पे होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ATGC ऐसे करके आप लोग बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यही वाला है। अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। देखो इस लाइन को हम लोगों ने इससे बना दिया, इस लाइन को हम लोगों ने इससे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा नीचे की तरफ है, ये हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप हो गए। और यहाँ पे देखो बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो ये हमारा जो फॉस्फेट मतलब जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे बेसेस के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो हमारा यहाँ पे पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यही सारी होती है हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर की कहानी। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने आरएनए के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है इसका फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? राइबो शुगर। और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल देखने को मिलता है। देखो आरएनए के अंदर यूरासिल होता है और डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है? थायमीन होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों यहाँ पे दोनों के अंदर ही सेम होते हैं। और यहाँ पे देखो जो सबसे मेजर डिफरेंस है कि जो हमारा आरएनए है ना वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देखो जो हमारा डीएनए है वो तो हमारा यहाँ पे मेनली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन जो हमारा आरएनए ना इसका मेन काम होता है हमारा यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा सबसे मेजर डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। देखो सिंगल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? हम लोगों ने क्या देखा था? डीएनए के अंदर हमारी इस तरह की डबल स्ट्रैंड थी, ठीक है, जो कि एक पैरेलल थी, सॉरी एंटी पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी डबल स्ट्रैंड देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे हमारी सिंगल स्ट्रैंड होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो जो आरएनए हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। देखो इनके अलावा भी आप लोग को आरएनए के और टाइप्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं वो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे यहाँ पे mRNA जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे tRNA जो कि होता है हमारे यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए। और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे rRNA जो कि होता है हमारे यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इंट्रोडक्शन ही समझो। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए आप लोग समझ ही चुके हो, आरएनए में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखो हमारा सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है, कोई भी एंटी पैरेलल पैरेलल वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे सिंगल आप लोग को अगर केमिकल स्ट्रक्चर भी देखो तो यहाँ पे देखो हमारी जो शुगर है वो 4 टाइप की होगी, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो देखा है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को डीएनए आरएनए का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछना, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।